चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्या जो चैप्टर है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें जो क्वेश्चन आती है 3 प्रकार के, इसमें दो टाइप्स का इसमें क्वेश्चन टोटल बनता है। इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है, √2 सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। एक बनता है √3, एक बनता है √5। √2, √3 और क्या है √5 है। ये सब सिद्ध करना होता है अपरिमेय संख्या है अपरिमेय ही, लेकिन सिद्ध करना यहाँ पर है कि ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक कैटेगरी तो ये हो गया। दूसरा कैटेगरी होता है 1/√2 है ना, जैसे 3√5 है, जैसे 7 प्लस रूट क्या है 5। एक कैटेगरी ये हो जाते हैं। मतलब कुल 2 कैटेगरी के सवाल इस चैप्टर में होते हैं, है ना। 2 टाइप से ध्यान रखना हमें है और उसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसको सिद्ध करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यही है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि विरोधोक्ति। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विरोधोक्ति कहते हैं, है ना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में जैसे कि एक्सरसाइज मैंने कहा कि 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, √2, √3, √5, एक √7 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, सब भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको यहाँ पर हमें सिद्ध करना होता है ये वास्तव में कौन संख्या है, अपरिमेय है। इसके लिए हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधोक्ति यूज करते हैं। इसमें क्या होती है तो हम लोग समझेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 लेते हैं, बुक का सवाल नंबर 1 है √5, लेकिन हम पहले बना देते हैं। उदाहरण में दिया है √2 और फिर दिया है √2 और फिर क्या दिया है √5। तो पहले एक हम बता इस हमने 2 कैटेगरी में बांटा है इस क्वेश्चन को। एक कैटेगरी ये होगी, दूसरा कैटेगरी ये हो गया, दोनों में अपरिमेय सिद्ध करना होता है। तो एक तरीका सॉल्व करेंगे तो ये सब एक ही फॉर्मेट में आएगा, दूसरा फॉर्मेट भी आएगा। मात्र 2 फॉर्मेट रखना है ध्यान में इस चैप्टर में और सवाल अपना क्या होगा, बन जाएगा। अब जब से 50 ऑब्जेक्टिव चूँकि हो चुका है तो मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है। नहीं तो पहले जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 होते थे एग्जामिनेशन में 10th में, तो हर एक बार एगो ने क्वेश्चन अपरिमेय यानी कि एक्सरसाइज 1.3 से आता था। अभी भी आ सकते हैं, समझ रहे कहानी थी। पहले के इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है एक्सरसाइज 1.3। चलिए तो सिद्ध करते हैं। सिद्ध करें कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें का सिद्ध कीजिए कि √5 एक सिद्ध कीजिए कि, है ना। क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं सिद्ध। वो कितना इंक डाल दिया है, इंक डालने का भी ढंग नहीं है। मार्कर भी इंक होगा पहले से और फिर डाल दिया है। बेवकूफ़ से भरवाने के बाद यही होता है ना। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पहले से होगा इसमें इंक, पता नहीं चलता है अनाड़ी आदमी को। हमारे गलती है कि हम भरवा दिए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन मान लेंगे। माना कि एक सवाल यदि समझ में आ गया, √2 समझ में आ गया तो 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, है ना। तो माना कि उल्टा यहाँ पर सिद्ध करना है √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय। तो उल्टा यहाँ मान लेंगे कि जो है √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो इसीलिए √2 बराबर क्या होगा P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में होती है, जहाँ P भी पूर्णांक है और जहाँ Q भी क्या है, पूर्णांक है। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, उसके बाद इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य, P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक है। इधर हम मिटा देते हैं इस चीज़ को, है ना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का हम लोग इस्तेमाल करके काम करेंगे और सवाल को अच्छे तरीक़ा से बनाते हैं। क्या हुआ जी, संख्या है। ठीक है, तो √2 बराबर क्या हमने कहा है, P/Q, जहाँ P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक है। P एवं Q जहाँ पर क्या है बताइए,
सहअभाज्य पूर्णांक है। अच्छा, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? दो नंबर जिसमें केवल एक ही सार गुणनखंड हो, जिसमें सार गुणनखंड केवल क्या हो? एक ही हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं है। या ये कह सकते हो HCF ऑफ P और Q कितना निकलेगा? इधर 1 निकलेगा। P और Q का HCF कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। समझे कहानी? केवल एक ही सार गुणनखंड हो। सहअभाज्य संख्या उसे कहा, दो संख्या का सार गुणनखंड केवल क्या हो? एक हो। जैसे मान लीजिए 3 और 5, 3 5 में कुछ भी कॉमन आ रहा है, लेकिन एक आ रहा है, ये हो जाएगा को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे। सहअभाज्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? को प्राइम। इस इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। यानी कि HCF 1 हो गया तो सब समझ में आ गया होगा, ये चीज़ है। यानी कि सहअभाज्य यहाँ जो बोले हैं P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, केवल एक तो आता ही है, कुछ नहीं तो कॉमन क्या हो? एक हो। अब बाद में देखना हम जब प्रूव करेंगे तो आ जाएगा दोनों में कुछ कॉमन, अभी तो मान के चले है ना। अच्छा, इतना बात कर लिए। एकरा मान लेंगे समीकरण नंबर 1, एकरा के मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर है? √2 का स्क्वायर क्या होगा? फुल 2 बराबर P स्क्वायर बटे क्या होगा? Q स्क्वायर। P स्क्वायर बटे क्या होगा? एकरा अदला बदली लो, दोनों सीट को क्या करेंगे? अदला बदली। तो Q स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा है कहानी? तो Q स्क्वायर बराबर क्या होगा? P स्क्वायर बटे 2। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यहाँ तक दिख रहा होगा? इससे नीचा भी है? यहीं तक है, ठीक है। इससे और ऊपरे है, ठीक है। तो Q स्क्वायर बराबर निकल गया P स्क्वायर बटे 2। इसका अब यहाँ से अप्लाई करेंगे, इसका मतलब P स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है ना। तो यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, लिखना है। P स्क्वायर जो है 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा, है ना। P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है, थ्योरम 1.3 कहता है, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। और जो पिछला थ्योरम ने बोला उसे समझ में आएगा। पिछला थ्योरम पढ़ना जरूरी था ना, थ्योरम 1.3 हमने पिछले लेक्चर में बताया था। समझ में आ रहा है कहानी? चलिए यहाँ से आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या है? जगह है, देख लीजिए। यहाँ P स्क्वायर जो है ये 2 से क्या है? विभाज्य है। P स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, इसीलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। P भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ये कहाँ से ला लिया हम लोगों ने? तो थ्योरम 1.3 परमेय 1. कहाँ से? परमेय 1.3 से खला किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमेय 1.3 यही कहता है, यदि P स्क्वायर 2 से क्या है? विभाज्य है, तो P भी 2 से क्या होगा? मतलब P में केकरा से भागा लग रहा है? 2 में। कंसेप्ट क्लियर? P में किससे भाग लग रहा है? 2 से। अच्छा, किसी संख्या में किसी से भाग लगता है, मतलब गुणनखंड वाला फीचर है। जैसे जैसे मान लीजिए 18 में लग रहा है 2 से भाग, 18 में किससे भाग लग रहा है? इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? 18 का गुणनखंड 2 होगा तब लग रहा है, अन्यथा भाग नहीं लगेंगे। समझ में कहानी? अच्छा, 19 में लगेगा 2 से भाग? नहीं लगे। क्यों? क्योंकि 19 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 आएगा ही नहीं। 2 आएगा उसमें? 2 नहीं आएगा। अच्छा, यानी कि कह देंगे P का जो है P का एक गुणनखंड, P का एक गुणनखंड कौन है? 2 है। P का फैक्टर मारेंगे तो 2 आएगा, तब ना भाग लग रहा है, अन्यथा भाग नहीं लगता। एक सवाल ये एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो सिद्ध कर दिया हम लोगों ने, P भी 2 से विभाज्य होगा। अच्छा, माना कि, पुनः माना कि P बराबर, देखो यहाँ √2 वाला प्रूफ कर रहे हैं ना, नीचा में 2 है ना, तो P की जगह पर 2m मान लो। पुनः माना कि P बराबर 2m, जहाँ m अन्य धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m अन्य धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। समझ में आ रहा है सब बात को? यहाँ तक m अन्य धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, कोई m जो है अन्य धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, इसके बाद चलिए,
तो P बराबर 2m जो है माना हमने, और इस P बराबर 2m को रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में P बराबर 2m रखने पर, समीकरण 2 में P बराबर क्या रखेंगे? 2m। ये P है, यहाँ पर क्या रखेंगे? 2m। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर होगा, 2m का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखल है, अब बटे क्या हो गया? 2, है ना। यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 दूना 4m स्क्वायर, अब बटे क्या होगा? 2, और 2 2 क्या हो गए? कैंसल। यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया बताओ? क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2m स्क्वायर। क्या हो गया? नीचा दिख रहा है? एक स्टेप और दिखेगा, यहीं तक है ना, अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, इससे आगे फिर इधर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ही पैरेलल हमें इसको लिखना है। सवाल, ये सवाल मिटा देते हैं। ठीक है, सवाल क्या कर देते हैं? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह है ना अपने पास, यहाँ लिख देते हैं। समझ में आ रहा होगा कहानी? पहले कैसे लिखना है? ये लिखना है, ये जब हो जाए तब ये, और फिर अब जो स्टेप होगा इसके क्या होंगे? नीचे वाला स्टेप रखना, बात को है ध्यान में, है ना, नीचे वाला बात ध्यान रखना है। क्यू स्क्वायर बराबर निकला 2m स्क्वायर, निकला ना, है ना। अब यहाँ से बात करेंगे, बताओ m स्क्वायर बराबर इम्प्लाइज डेट m स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू स्क्वायर बटे 2 होगा। m स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू स्क्वायर बटे, इतना कम करो, इतना नोट करो, पहले मिटा देंगे इसको, फिर बात करेंगे आगे, नहीं तो बात इससे नहीं बनेगा। चलिए आगे फिर देखते हैं। तो इस पॉइंट को हम वहाँ ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्यू स्क्वायर बराबर निकला 2m स्क्वायर, है ना। तो m स्क्वायर बराबर ये 2 ला लेंगे हम लोग बट्टा में, तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे? अब आएगा तो m स्क्वायर बराबर, बताइए क्या होगा? m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटे 2 होगा ना। m स्क्वायर बराबर क्या होंगे? यहाँ से क्यू स्क्वायर बटे 2, फिर यही बात जो यहाँ बोले थे, यानी कि क्यू स्क्वायर यहाँ, है ना, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। क्यू स्क्वायर 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है ना। क्यू स्क्वायर जो है ये 2 से क्या होगा? और जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो थ्योरम 1.3 कहता है ना। इसीलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू भी 2 से क्या होगा? थ्योरम 1.3। यहाँ क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य होगा, यानी कि क्यू स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। क्यू भी 2 से क्या होंगे? अच्छा, तू ये कह रहे हो कि P में भी भाग लग रहा है 2 से, P में भी किससे भाग लग रहा है? और यहाँ कह रहे हैं Q में भी किससे भाग लग रहा है? लेकिन शुरू में तो माना था कि P और Q को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। P में भी किससे भाग लग रहा है? 2 से। Q में भी किससे भाग लग रहा है? 2 से। तो स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ, स्पष्ट है P और Q का, स्पष्ट है P व Q में, ऐसे लिखिए, स्पष्ट है P व Q में 2 उभयनिष्ठ हैं। 2 क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं। समझ में आ रहा ना, 2 क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं। या ये लिख सकते हैं स्पष्ट है P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और उससे भी अच्छा हो गया, स्पष्ट है कि P व Q में 2 क्या उभयनिष्ठ हैं। लेकिन दोनों, हमने शुरू में कहा था कि दोनों में केवल कौन उभयनिष्ठ है? एक, यही कहा था, एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ नहीं, क्योंकि कोप्राइम नंबर मतलब यही होता है। तो इसीलिए अतः यहाँ विरोधाभास, अतः यही टेक्निकल टर्म है, विरोधायुक्ति, या अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न
हो या अतः यह विरोधाभास स्थिति है, या अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। यहाँ क्या उत्पन्न हो गया है? विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। मतलब हम तो कहे थे कुछ और, लेकिन यहाँ कुछ निकल के और आ रही है। अतः सिद्ध हुआ कि, अतः सिद्ध हुआ कि, अतः सिद्ध हुआ कि √2 एक अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कौन संख्या है? अपरिमेय। नोट हुआ यहाँ तक? हैं? नोट करो जल्दी से, ये वो नोट। चलिए, तो जो अभी तरीका हमने √2 वाला करके सिखाया है, अभी बताया है ना कि √2 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब जो बाकी के सवाल हम करने वाले हैं, बाकी के जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसी फॉर्मेट पर होगा √3 प्रूव, और इसी फॉर्मेट पर होगा कौन प्रूव? √5 प्रूव। ये जो √2 था ये उदाहरण का सवाल था, अब लेंगे √3। अब क्या लेंगे? √3 लेंगे, और वो भी उदाहरण का ही सवाल है ना। तो अच्छे तरीक़ा से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, नीचा तो यही था अपना लाइन, है ना, एक बार यही लाइन था ना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 ये कौन संख्या है? बताइए, अपरिमेय संख्या। ये बात को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्यूशन मान लेंगे, क्या करेंगे बताइए? मान लेंगे, माना कि √3, समझिए बढ़िया से सवाल समझिए पहले, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक कौन संख्या है? माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए √3 बराबर क्या होगा बताइए? P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? एकरा एक समीकरण नंबर क्या मान लीजिए? एक, जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक है। P व Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। P और Q क्या बताइए? सहअभाज्य पूर्णांक है। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं, अच्छा लैंग्वेज। या एक तरीका और है, जहाँ P व Q पूर्णांक है तथा P व Q में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल एक दोनों में कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि HCF जो है P व Q का वो एक है। P व Q का जो है HCF ऑफ P व, ये भी लिख सकते हो। Q कितना आ रहा है बताइए? एक आ रहा है, ये भी लिख सकते थे हम लोग। अच्छा, समीकरण एक का दोनों तरफ वर्क करने पर, समीकरण एक का ये दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब क्या लिखेंगे? सिस्टमेटिक से आधा इतना लिखेंगे, फिर आधा में चलेंगे हम लोग। समीकरण एक का, तभी फर्स्ट बार ध्यान नहीं दिया था हमने। समीकरण एक का दोनों तरफ क्या करने हैं बताइए? वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, यानी कि √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का क्या होगा बताइए? स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? √3 का स्क्वायर क्या होगा? फुल 3 बराबर P² स्क्वायर। और दोनों का सीट अदल बदल दीजिए। सीट क्या करेंगे? Q² यहाँ इम्प्लाइज डैट Q² बराबर क्या हो जाएगा? P²/3। इसका मतलब P² 3 से विभाज्य है ना? तो यहाँ P² 3 से विभाज्य है, या होगा यहाँ P² जो है 3 से क्या है? विभाज्य है। P² में किससे भाग लग रहा है? 3 से। इसीलिए P भी, इसीलिए क्या चीज़ बताइए? P भी 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। आगे नहीं दिखता होगा नीचे।
यहाँ तक ठीक है। इसीलिए P भी 3 से क्या होगा बताइए, विभाज्य होगा। जब P स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है तो P में भी किससे भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा। समझ में आ रहा है कहानी। थ्योरम 1.3 ये बात कह रहा है। सवाल में कुछ भी स्टेप ध्यान रखना है, कैसे क्या करते हैं, बाद में किसी समझ में आ जाएगा, है ना, बहुत ईजी है। चलिए आगे फिर बात करते हैं, आधे पोर्शन में फिर आधे बात कर लेते हैं, ठीक है। इधर फिर आधे बात कर लेते हैं हम अच्छे तरीक़ा से। चलिए अब क्या करेंगे, P बराबर मान लेंगे 3m, पुनः माना कि, है ना, पुनः माना कि, पुनः माना कि P बराबर 3m। P बराबर क्या मान लिया, m एक पूर्णांक है, जहाँ m बराबर, जहाँ m कोई पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, m कोई क्या है बताइए, धनात्मक पूर्णांक है। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है ना। P बराबर 3m रखिए समीकरण नंबर 2 में। ये समीकरण नंबर क्या है बताइए, 2। P बराबर 3m का रखेंगे, समीकरण रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ से P बराबर 3m समीकरण 2 में रखने पर प्लेटफार्म 2 देखिए, एम रखिए, P की जगह क्या रखिएगा, 3m। तो बोलिए Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से 3m का स्क्वायर, 3m का क्या होगा स्क्वायर बटे 3। ये समीकरण 2 दिख रहा है ना। यहाँ P की जगह हमने क्या रखा है, 3m रखा है, तो 3m का स्क्वायर हो गया। यानी कि चलिए इम्प्लाइज डैट Q स्क्वायर इक्वल टू 3 तिया 9m स्क्वायर बटे 3, 3 तिया 9, यानी कि Q स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m स्क्वायर। इम्प्लाइज डैट m स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 बटा ला लीजिए, m स्क्वायर बराबर बोलिए क्या होगा, Q स्क्वायर बटे क्या हो जाएंगे यहाँ से 3। यहाँ Q स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, ध्यान देने वाली बात है, विभाज्य है। Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर 3 से क्या होगा, मतलब Q स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है, Q स्क्वायर में किससे भाग लग रहा है, 3 से। तो इसीलिए Q भी 3 से, इसीलिए है ना, Q भी 3 से विभाज्य होगा, Q भी 3 से क्या होगा, विभाग। थ्योरम 1.3। अच्छा P में भी भाग लग रहा है 3 से, P में किससे भाग लग रहा है, और Q में भी किससे भाग लग रहा है, 3 से, दोनों में 3 से भाग लग रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट है कि P व Q में 3 उभयनिष्ठ है। 3 क्या है, P व Q में 3 उभयनिष्ठ है, P व Q में 3 क्या है, उभयनिष्ठ है। यह अतः यह विरोधाभास स्थिति है, यह विरोधाभास स्थिति है ना। यह कैसा स्थिति है, विरोधाभास स्थिति है। हमने कहा था कि P व Q में एक अतिरिक्त कोई भी निष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, लेकिन यहाँ तो निकल गया। बात समझ में आ रही कहानी। अच्छा अतः सिद्ध हुआ कि, अतः सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया होगा। अब जो √5 करेंगे इसी फॉर्मेट पे चलेगा √5 भी, खाली 3 की जगह क्या लगा देंगे 5। कोई भी चाहे √2 प्रूव करना हो, √3 प्रूव करना हो, √5 प्रूव करना, √7 प्रूव करना हो, तीनों का मेथड क्या है, सेम है। हम मात्र 2 कैटेगरी बांटे हैं पूरा चैप्टर को। एक तरीका ये है जो भी 2 सवाल किए हैं, एक और करेंगे √5 वाला करेंगे, एक बाकी सवाल दूसरे कैटेगरी पर, बाकी माथा फची नहीं करना है, आसानी तरीका से प्रूफ हो जाएगा। नोट करिए इतना पहले।
चलिए अच्छा, यहाँ जो हमने लिखा है स्पष्ट है कि P व Q में 3 उभयनिष्ठ है, ये सब सही लिखे हुए हैं। थोड़ा सा इसमें बदला और कर देंगे और अच्छा रहेगा। स्पष्ट है P व Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, P व Q में क्या चीज़, उभयनिष्ठ, और अच्छा लैंग्वेज रहेगा। स्पष्ट है P व Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, P व Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है ना। अच्छा जैसे उसमें भी बताए थे, उसमें भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले एक लाइन और जोड़ दीजिए और अच्छा रहेगा, है ना, और रहेंगे बेटर। इससे पहले एक लाइन और ऐड करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं कहानी। क्या लाइन है वो, हमने लिखा अतः यह विरोधाभास स्थिति है। कैसा स्थिति है, अतः हमारी परिकल्पना गलत हुई, बेस्ट लैंग्वेज ये भी लिखना है। अतः हमारी मान्यता या हमारी परिकल्पना, हमारी परिकल्पना क्या हुई बताइए, गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। यही माने थे ना शुरू में, हमने परिकल्पना क्या किया था, बेस्ट लैंग्वेज बताया हमने है। अतः हमारी परिकल्पना गलत हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 परिमेय संख्या नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक कौन संख्या है, समझ में आया। अच्छा देखिए एक चीज करेंगे काम, यदि इसी क्वेश्चन में हमें कह देगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन लिख लिया ना सब लोग। इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और सब चीज़ एज इट इज रह जाएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय। तो 3 की जगह क्या होगा बताइए, 5। 3 की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे 5। यहाँ पर भी 3 की जगह क्या होगा, 3 की जगह हो जाएगा 5। यहाँ पर 3 की जगह बताइए, 3 की जगह हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 की जगह बताइए 5, 3 की जगह बताइए 5, समझ में आ रहा। 3 की जगह बताइए, कुछ है 5 लगाते जाइए। और 3 की जगह बताइए, खाली जहाँ 3 वहाँ 5। 3 की जगह बताइए क्या होगा, यहाँ से इस 3 की जगह पर क्या होगा, इस 3 की जगह पर भी क्या होगा, 5, है ना। अब थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, साफ कर लेंगे और कहानी फिटिंग कर देते हैं। यहाँ से देख लीजिए, तो क्यूब स्क्वायर बराबर 25, 25 का m स्क्वायर, 25 m स्क्वायर हुआ। अब बटा कितने होगा, 5, 5 25, तो 5 m स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कहानी, बस चेंज कर दिया। और इस 3 की जगह क्या हो गए, 3 की जगह क्या हो गए बताइए, 5 हो गए। समझ में आ रहा है कहानी। अब बस 3 की जगह पर 5 लगा दीजिए, अब हो गया। इस 3 की जगह पर भी क्या होगा, और कतो 3 है जी, नहीं है, सब जगह हो गया। एक यहाँ 5 लगेगा, कुछ भी है सवाल में, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। √2 करना हो, √3 करना हो, √5 करना, √7 करना हो, यही फॉर्मेट अपनाना है। फॉर्मेट क्या होगा अपना, यही फॉर्मेट होगा। √3 √5 कोई भी आभास संख्या करोगे ना, रूट अंडर कौन संख्या, आभास संख्या बराबर होता है कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी फॉर्मेट को अपना लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए और आंसर एग्जाम में लिख के आइए। समझ में आ रहा है कहानी, ये समझ में आ गया होगा। अब इसे नोट करना है, नोट करिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।